अच्छा, कंसंट्रेशंस। हाँ जी बेटा। सर मुझे ना मॉड्यूल में से कुछ डाउट थे 2 क्वेश्चंस में। तो आप मेरे को, मैंने बोला ना आपको व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड कीजिए। ओके सर। ओके, हाँ व्हाट्सएप नंबर है ना मेरा आपके पास? यस सर। उसमें आप मेरे को सेंड कीजिए, हम वहाँ पे आपको चेक कर रहे हैं। ठीक है। एक ओके किसी बच्चे का आया था इनकरेक्ट वाला, तो वो सही था किसी का, जो भी जिसने पूछा था। ऑप्शन बदल, मतलब उसको काट दे, पीछे आंसर सही कर लें। हाँ थर्ड सही है, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो यस वो सर। सही था आपका। ओके सर। ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा, मैंने आपको कंसंट्रेशन के बारे में पिछली क्लास में बोला था, कंसंट्रेशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थोड़ा सा मैं कंसंट्रेशन के बारे में बता देता हूँ कि कंसंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन की होती है। ठीक है, सॉल्यूशन में आपको पता है कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और हमने सारा जो कंसंट्रेशन का डिपार्टमेंट है वो किसको दिया हुआ है? सॉल्यूट को। ठीक है, अगर सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, इफ सॉल्यूट इज मोर, देन हम बोलेंगे सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड। ठीक है, अब हमारे पास 2 सॉल्यूशन है ऐसे, हमने 2 सॉल्यूशन लिए हैं, और एक ये है आपके पास सॉल्यूशन, और ये एक सेकंड सॉल्यूशन है। ठीक है, और हमने इसमें क्या डाला है? HCl। इसमें भी क्या डाला है? HCl। HCl क्या है? सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। ठीक है, तो ये बन गया आपका HCl सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं कि इसमें हमने से 10 या 100 ml HCl डाला है, और इसमें हमने डाला है 50 ml HCl। सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। ठीक है, तो सॉल्वेंट हम मान रहे हैं कि दोनों में हमने 1 लीटर लिया है, से 1 लीटर लिया है। ओके, ये भी 1 लीटर है और ये भी हमने इक्वल ले लिया 1 लीटर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ए is more concentrated as compared to solution B. solution B। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं solution B is dilute as compared to solution A। solution B। सर dilute क्या होता है? dilute का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आपने ज्यादा डाल दिया, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपने ज्यादा कर दिया, इज ग्रेटर। ठीक है, या फिर सेकंड वर्ड में बोले अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज So the concentration of the solute is much less than that of the solvent. देखिए, जब हम कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट की बात करते हैं, है ना, फिर से सुनो, जब हम कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट की बात करेंगे तब हम ये देखेंगे कि
उसको किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। हम अकेले सॉल्यूशन को नहीं बोल सकते कि वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट, ठीक है। हम उसको कंपैरिजन करेंगे कि सॉल्यूशन ए इज मोर कंसंट्रेटेड देन सॉल्यूशन बी। ये किसकी वजह से हुआ, ये सॉल्यूट की अमाउंट की वजह से हुआ, क्योंकि सॉल्वेंट तो हमने सेम लिया हुआ है, यस और नो? यस सर। सॉल्वेंट तो हमने दोनों में सेम लिया हुआ है, बट सॉल्यूट देखो इसमें 100 ml लिया हमने और इसमें 50 ml लिया हुआ है। तो जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है वो क्या है, मोर कंसंट्रेटेड, ठीक है। और जिसमें सॉल्यूट कम है वो क्या है, डाइल्यूट या लेस कंसंट्रेटेड। ओके, दिस इज कंसंट्रेटेड, solution A is concentrated and solution B is dilute। और हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड किसके कंपैरिजन है, सॉल्यूशन बी की, ठीक है। और डाइल्यूट किसके कंपैरिजन है, सॉल्यूशन ए की। समझ गए सारे बच्चे? यस सर। तो कंसंट्रेशन क्या हुआ, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन हमारे पास क्या आ गया, यस सर हम ये भी तो कह सकते हैं कंसंट्रेशन वो होती है जो अमाउंट होती है सब्सटेंस की, एक उस पे। फिर से बोलिए बेटा, आवाज मेरी स्लो हो गई थी। सर मैंने बोला कंसंट्रेशन वो नहीं होती जिसका सब्सटेंस उसके पर डिफाइंड होता है स्पेस, और इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये भी हो सकता है ना, यही तो बोल रहे हैं ना, अमाउंट ऑफ। अमाउंट का मतलब क्या है, अमाउंट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे थोड़ा, अमाउंट मोल्स के बारे में, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कंसंट्रेशन हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in given amount of solvent or solution ठीक है। इसको हम बोलेंगे is known as concentration of the solution, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन टर्म को हम 9th 10th 11th 12th में पढ़ते रहेंगे, जिसमें से एक है आपकी मोलैरिटी। क्या होता है मोलैरिटी, दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in volume या given amount of volume 1 liter of solution। 1 लीटर क्या है, एक वॉल्यूम का यूनिट है ना, क्यों भाई? तो ये क्या है, मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, मोल्स क्या होता है, ठीक है। वॉल्यूम तो आप जानते हो, क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। और कुछ हम यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या क्या कहना है कि जो कंसंट्रेशन है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट। ये हमने सोचा है 1 लीटर, हम 2 लीटर भी सोच सकते थे, हम 10 लीटर भी सोच सकते थे, हम 1 kg भी सोच सकते थे। वो गिवन होगा इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। अब मैंने ये दोनों टर्म एक जैसे क्यों लिए हैं, ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, आपको पता है कि मैटर पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, यस और नो? क्यों भाई?
पता है ना सबको Yes, कि sir. एक मैटर पार्टिकल में क्या होता है, स्पेस होता है। कैसे प्रूफ किया था हमने कि अगर हम इसमें वाटर ले लें, सर अगर इसमें डेटॉल डालेंगे तो वो स्प्रेड होता रहेगा उसका स्मेल। सर एंड शुगर इन वाटर उसका लेवल अब इंक्रीज potash. नहीं करेगा। हाँ शुगर इन वाटर अगर डिसॉल्व करेंगे तो उसका वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। अब अकेला तो ये सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर। जैसे हमने इसमें शुगर डाला तो ये क्या बन गया, सोल्यूशन। क्या बन गया, सोल्यूशन। तो ज्यादा इसमें लेवल राइज नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जो मैटर पार्टिकल है उसमें स्पेस होता है सिंपली, ठीक है। तो इसलिए हमने दोनों को, ये क्या है भाई, भव्या, भव्या आप में, आपके पास नंबर नहीं है क्या मेरा? आप उसमें ना मैसेज कर दो, नोट्स सभी को मिल जाएंगे, ठीक है, सभी को मिल जाएंगे नोट्स। चलो, तो ये थी कंसंट्रेशन टर्म। उसके बाद हमारे पास कुछ और टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम सोल्यूशन पे फिर से आएंगे, इसकी कंसंट्रेशन टर्म्स, मोल्स वगैरह सब देखेंगे। उससे पहले हम आते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज पे, क्योंकि वो टॉपिक बीच में है हमारा पेंडिंग। फिजिकल चेंज, ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको हम फिजिकल मीन से चेंज कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कंपाउंड में हम बोले कि नहीं कर सकते, जबकि हमने मिक्सचर में बोला कि हम फिजिकल मीन से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो वो हम फिजिकल चेंज बात कर रहे हैं। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं सर? अ चेंज इन विच Sir, a change in which only physical appearance or something like that changes. हाँ, फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है, मैटर की फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता है, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसके जो कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है सर ना। जैसे हम ये भी कह सकते हैं व्हेन वी कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, सच एज लाइक व्हेन वी कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड solid into liquid, it is also a physical change. Sir, a change of matter in which any new particle is not formed. नया पार्टिकल या फिर नया मैटर या नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, है ना, केमिकली प्रोड्यूस नहीं होता, या फिर उसमें एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती है जनरली, ना रिलीज होगी। यस सर फिजिकल नेचर में कोई भी सब्सटेंस अफेक्ट नहीं करता केमिकल नेचर को, और इसको हम रिवर्सिबल भी कर सकते हैं, है ना, कंडीशन चेंज करके हम उसको रिवर्सिबल, जैसे कि आपने आइस से वाटर बनाया, वाटर से आप आइस भी बना सकते हो ना, कंडीशन चेंज करके। वैक्स टू कैंडल, कैंडल टू वैक्स। हाँ सर वाइस वर्सा वही होता है ना, रिवर्स। हाँ उल्टा, रिवर्स, कंडीशन को हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा, एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब नहीं होगी, नेट एनर्जी जो है कांस्टेंट रहती है, रिवर्स कर सकते हैं, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। और ये सब चीजें हम इसमें फिजिकल चेंज में लिखते हैं, ठीक है। तो फिजिकल केमिकल चेंज में इसका बिल्कुल रिवर्स होगा, ठीक है। बस हमने इसको अब नोट करना है। फिजिकल चेंज आर चेंजेस, physical change are changes in which no new substance is formed. no new substance is formed. Recording बंद हो गई क्या? No sir, it is on. Okay. Formed and changes, and these changes can be easily reversed. ठीक है, by reversing conditions, ऐसा लिख सकते हैं। energy is
neither gain No. nor loss, nor Yes. lost during physical change. During physical changes, ठीक है, कोई भी फिजिकल चेंज होगा तो उसमें एनर्जी आपकी इन जनरल लॉस्ट या एब्सॉर्ब नहीं होती, ना तो लॉस होगी ना एब्सॉर्ब होगी, ठीक है। रिवर्सिबल कर सकते हैं एंड नो न्यू सब्सटेंस Particle. या सब्सटेंस हो सकते हैं आर फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, Yes, sir. ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल चेंज है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल देखते हो मेल्टिंग ऑफ Wax. Melting of melting of ice. वैक्स, Melting of ice, है ना? ice. ये बता सकते Sir, हो मेल्टिंग change ऑफ, in shape. Change in shape. हाँ चेंज इन शेप तो हो सकता है। हमने जस्ट डेफिनेशन में 2-4 पॉइंट हमने डिस्कस करने, उसमें आप एग्जांपल में और बता सकते हो। और बताइए बॉइलिंग ऑफ So boiling of water. वाटर, हाँ बॉइलिंग ऑफ And वाटर हो sir, गया। and sir, dough to a ball. Sir, गुथे हुए आटे से आटे की सिर्फ रोटी बेलना। हाँ तो उसमें रिवर्स कैसे करेंगे उसको? सर सिर्फ बेलना, पकाएंगे नहीं, तो सर हम उसको दोबारा से क्रश करके मिक्स कर सकते हैं। सर टीयरिंग ऑफ पेपर। हाँ टीयरिंग ऑफ पेपर कैसे? सर ये सर क्योंकि ये पेपर टीयर करने से हम उसमें कोई चेंज नहीं ला रहे सर, वो तो हम बस उसकी फिजिक चेंज कर रहे हैं। तो नहीं हो पाएगा। टेप लगाने से क्यों नहीं हो पाएगा? अब देखो अब इसमें ऐसा है कि इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें एक सभी जगह पे एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। जो जो हमने कंडीशन बोली है ना फिजिकल चेंजेस में, ये ऐसा नहीं है कि सभी कंडीशन जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस में या वैक्स में सभी चीजें एप्लीकेबल होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। कहने का मतलब है कि फिजिकल चेंज में ये चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, बाकी के सब्सटेंस जो नया फॉर्म होगा बाकी के सब्सटेंस के इसके कंपोनेंट्स के उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। जैसे कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया किसका? शुगर और वाटर का, तो ये फिजिकल चेंज है जो सॉल्यूशन बन गया हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम इसको रिवर्स Sir, crushing of can. अब इसमें मेल्टिंग तो नहीं हुआ ना, अब इसमें कुछ मेल्टिंग तो नहीं हुआ है ना, या फिर बॉइलिंग तो नहीं हुआ ना, बट फिजिकल चेंज है। तो कहने का मतलब है एक फिजिकल चेंज में सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती, बट ये प्रॉपर्टीज जो हमने लिखी हैं ये लगभग फिजिकल चेंज में पाई जाती है। Sir, Okay. crushing of can. हाँ तो ये जनरली आप इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ड्राइंग ऑफ ए फ्रूट, है ना, ग्लास का ब्रेक होना, ग्लास को ब्रेक होने पे उसको रिवर्स कर सकते हैं, कैसे उसको ये मेल्ट करो फिर से उसको से बना सकते हैं, है ना। The chopping of wood. मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, उसको रिवर्स कर सकते हो। ऐसे ऐसे एग्जांपल हो जो आपको जो एग्जाम में आप किसी एग्जामिनर को बताओ या लिखो तो बहुत ही इजीली से उसको समझ आ जाए, ठीक है। टेयरिंग ऑफ जो पेपर आप बता रहे थे, ठीक है वो भी ठीक है ना, उसको प्रेस कर दो थोड़ा गर्म हीट करके, वो ठीक हो जाएगा, है ना। एक्सपेंशन सर पेपर वाला सही है मतलब? हाँ ठीक है, टेयरिंग ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर, वो ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल चेंज है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, सर ठीक है। हाँ ब्रेकिंग ऑफ ग्लास कैसे होगा फिजिकल चेंज में? उसकी कोई केमिकल सब्सटेंस तो नहीं बना ना, कुछ नया तो फॉर्म नहीं हुआ ना। आपने एक ग्लास को ब्रेक कर दिया है ना, वो टूट गया किसी तरीके से, क्या? हाँ तो ये सब चीजें क्या है फिजिकल चेंज में, कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई, है ना। सॉलिड का जैसे कि आपके पास The कोई changing of सॉलिड, clay into a shape. हाँ सॉलिड मेटल है, आपने इसको हीट किया है ना, बॉईल किया या हीट किया तो वो मेल्ट हो गया, ठीक है। मेल्ट होने पे वो फ्लो करने लगा, उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, जैसे कि आपने आयरन ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है तो बाद में भी अट्रैक्ट होगा, है ना। अब आप
आप इसको रिवर्स कर सकते हो, है ना, इसको कूल कर दो तो ये रिवर्स में वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों भाई? तो ये क्या है, सारे फिजिकल चेंज, ठीक है, सारे क्या है, फिजिकल चेंज। समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप मेरे को ये बताओ कि केमिकल चेंज क्या होगा? Sir, a chemical change is a type of change in which a new substance is formed. केमिकल चेंजेस, Sir, नए when the सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, chemical Where Where new substances are formed, a new substance is formed. and these changes are irreversible. यानी कि ये परमानेंट चेंज है। Yes, sir. Permanent change होता है. केमिकल Sir. चेंज, Sir, the chemical nature of a substance. Sir, इसका example भी resting होगा sir. रस्टिंग क्यों? आप इससे कार्बन और ऑक्सीजन को बनाओ, इसको कंबशन Sir, कराओ, burning of ऑक्सीडेशन wood. कराओ, Sir, तो when CO2 बन the जाएगा। chemical Sir, burning of ना? wood. हाँ, H Sir, और burning ऑक्सीजन को of मिलाओ, paper. वाटर burning बन of- Sir, जाएगा। लेकिन FeO2 भी तो sir at last नहीं सर सेपरेट हाँ? हो सकता है. हाँ Sir, हाँ, Fe- सही। बर्निंग ऑफ पेपर भी ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी ठीक है, ठीक है, ये एग्जांपल है इसकी, है ना। तो परमानेंट चेंज है इन विच, Sir, souring milk. हाँ, न्यू सब्सटेंस with different properties are formed. Yes or no? Are formed. ठीक है, कि जैसे कि अगर हमने ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया तो वाटर बन गया, है ना, वाटर बन गया। तो इसकी प्रॉपर्टीज वाटर की अलग है और हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की अलग है। ये आपने पहले भी डिस्कस किया था ना, याद है सबको? Yes, हाइड्रोजन sir. को और ऑक्सीजन को दोनों को मिला के अगर आप पियोगे तो आपको प्याने से लगने वाली प्यास नहीं बुझेगी, ठीक है। ये तो फ्यूल होता है और ये बर्निंग में हेल्प करती है और ये हेल्प करता है हमारे आग बुझाने में, है ना, फायर को बंद करने में, ठीक है। डिफरेंट कंपोजिशन होगी। अब जैसे कि जो कंपाउंड बना है, जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी हमने कंपाउंड बनाया, ये कैसे बनेगा? केमिकली, जब सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे? केमिकली रिएक्ट करेंगे और इसको मैं रिवर्स नहीं कर सकता। Sir, ripening of food भी fruit भी हो सकता है. Making of Cannot be reversed by reversing conditions. जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उसको मैं रिवर्स करके इसको रिवर्स नहीं कर सकता, ठीक है, वापस से रीगेन नहीं कर सकता मैं इसको। हाँ, एक बच्चे ने बोला मिल्क, souring milk. हाँ, इनटू कर्ड, ये भी है कि आप इसको रिवर्स नहीं बना सकते। कुछ और बना दोगे, है ना, इससे लस्सी बना लो, कुछ और बना लो, बाकी Sir, चीजें baking of a cake. मिल्क, क्या? Baking of cake. हाँ, केक को, ठीक है, तो उसमें सोडा डाला जाता है ना, बेकिंग सोडा डाला जाता है। डाइजेशन ऑफ, हाँ, एक बच्चे ने बोला था बर्निंग ऑफ फूड। डाइजेशन सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते हैं? बर्निंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फूड भी आ जाता है, इसमें आ जाएगा। Sir, decomposition of waste. यस, डिकम्पोजन वेस्ट उसमें आ जाएगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ फूड, Ripings of fruit. बर्निंग को हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं ना, क्यों भाई? Yes, sir. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, Sir, ripening of fruits. राइपनिंग ऑफ फ्रूट, Making of alcohol. बहुत सारी चीजें हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मेकिंग कर्ड इनटू मिल्क, ये हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर,
सर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, यस, हाँ ये भी है। अगर आप वाटर को इलेक्ट्रिसिटी दे दोगे, इलेक्ट्रोलिसिस, ब्रेक होना, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2N O2 में, H2N O2 में। तो इसको रिवर्स नहीं कर उसके सकते बाद आप। जैसे कुकिंग भी आ जाएगी। हाँ, कुकिंग, सर कुकिंग ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, इसमें आ जाएगा। ये ऐसे प्रोसेस है, वो भी बेटा केमिकल रिएक्शन है ना, फर्मेंटेशन भी, उससे इथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो स्पेशली केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। सर जब हम एक एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो भी वो केमिकल चेंज ही है। हाँ, केमिकल चेंज है, वेरी गुड। सर अगर कभी भी कोई बॉन्ड बनता है सर, तब भी केमिकल चेंज ही होता है। सर डेफिनेटली। सर हाँ जी। सर अगर लीफ अपना कलर चेंज कर जाए तो वो भी तो केमिकल चेंज ही हो। क्लोरोफिल शायद उसकी हो सकता है, रिवर्स तो नहीं कर सकते ना हम उसको, सर नहीं कर सकते। और फिजिकल चेंज तो नहीं होगा वो। हाँ सर, बोल तो सकते हैं, metabolism- क्लोरोफिल उसमें खत्म हो गया ना, कह नहीं सकते उसके बारे में। आई थिंक केमिकल चेंज होना चाहिए क्योंकि वो रिवर्स नहीं होगा, है ना। सर, इसके बाद अगर जो मैं मेटा- वापस सर मैंने बोला एक और एग्जांपल है, बोलिए, बोलिए। द मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड इन द बॉडी। हाँ तो वो डाइजेशन हो गया ना बेटा, डाइजेशन सिस्टम की एग्जांपल हमने ले ली ना। ओके सर। सर लाइटनिंग जो ऑफ HCl हमारी मैजिक। बॉडी में रिलीज होता है, सर लाइटनिंग ऑफ HCl जो बॉडी में मैजिक। रिलीज होता है। ये भी सल्फर का रिएक्शन है। जब सल्फर को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस होता है, तो इवेपोरेट हो जाती है। अगेन एक केमिकल चेंज, ठीक है। मैस्टिक पे क्या होता है? सल्फर होता है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करके रगड़ के इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कराया जाता है, तो प्लस आपके पास हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस। एक आप बोल रहे हो फूड है ना, C6H12O6, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, आपको बताया था। इससे क्या बनता है? CO2, वाटर एंड एनर्जी। सर जो ये भी क्या है? ये आपने लिखा है H12O6, सर ये क्या है? इसको ग्लूकोज, हम- ग्लूकोज, ओके सर। ग्लूकोज, ठीक है। यस तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के ये कुछ एंजाइम होते हैं जिसको हम कैटालिस्ट बोलते हैं केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी में आपको एंजाइम वगैरह वो बताएंगे कौन सा एंजाइम यूज होता है, बट केमिस्ट्री में हम कैटालिस्ट बोल के बाहर निकल जाते हैं इससे, है ना। तो डाइजेशन ऑफ फूड अगेन एक आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, जिसमें क्या होता है? CO2, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हम वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल चेंज है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है ना, एक परमानेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। एक कागज को जलाना, एक हम कागज को बर्निंग कर देंगे ना, तो वो भी आपका केमिकल चेंज होगा। हाँ जी। सर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम विनेगर एंड बेकिंग सोडा। हाँ बहुत हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, केमिकल चेंज में आ जाएगा। अच्छा मेरे को कोई ऐसी एग्जांपल बताओ जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों ही होते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल कैंडल में क्या होता है? और जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाती है, ये फिजिकल चेंज है। और कंबशन होती है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, तो वो केमिकल चेंज हो जाता है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर या हीट एनर्जी, है ना। अगर आपने एनर्जी वगैरह ये प्रोड्यूस कर दी तो आप रिवर्स कंडीशन करके उसको रीगेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एनवायरनमेंट में डिसिपेट हो गई। सर बर्निंग ऑफ वुड भी हो सकता है। बर्निंग ऑफ फूड बोल सकते हो।
सर ये तो कुकिंग केमिकल चेंज हो गया है ना, फिजिकल तो नहीं हुआ। बर्निंग ऑफ फूड में तो हमने सर केमिकली वुड सर वुड हाँ। हो सकता है। कैसे सर वुड हो सकता है। कैसे बताओ। सर जैसे जब हम वुड को बर्न करते हैं तो उसमें जो जो उसमें मॉइस्चर जो उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो वेपर की फॉर्म में जब वो टर्न होता है तो उस तो वेपर को सर आप जब वो वेपर की फॉर्म में टर्न होता है तो वो फिजिकल चेंज हो गया। एंड अगर हम बर्न कर देते हैं वुड को फिर वो केमिकल चेंज हो जाता है। रिवर्स कैसे करेंगे? जो आप फिजिकल चेंज बता रहे हैं उसको रिवर्स कैसे करेंगे? ओके यस सर। नहीं कर सकते ना, तो वो केमिकल चेंज नहीं आएगा। वैक्स को हम रिवर्स कर सकते हैं, वैक्स को वापस सॉलिड बना सकते हैं। ये सुनो, बना सकते हैं ना। जो मेल्ट किया हुआ है वैक्स, आपने जो बर्निंग ऑफ कैंडल का एग्जांपल दिया, जो आपका वैक्स मेल्ट हो गया है वो वापस से सॉलिड में उसी के साथ साथ कन्वर्ट होता रहता है ना। नीचे आप कैंडल में देखते हो, ठीक है, पहले मेल्ट होगा फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ठीक है, तो इसमें ये एग्जाम्पल। और कोई एग्जाम्पल है? सर पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट केमिकल चेंज है ना? केमिकल चेंज नहीं, हाँ केमिकल चेंज आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है ना, वो तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें कोई नहीं। ये तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा, फिजिकल और केमिकल चेंज कुछ नहीं आएगा, वो तो एक अलग प्रोसेस है। उसमें क्या चेंज होता है? जैसे आपने मेटल की वायर ली है ना, ऐसे कंडक्टर बना लिया आपने से ये सर बॉइलिंग ऑफ एग। सर बॉइलिंग ऑफ एग, तो आपका जब हम वाटर को इवेपोरेट कर केमिकल, देते हैं तो जब हम हाँ वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं तो फिर हम एटमॉस्फेयर से वाटर मॉइस्चर इकट्ठा करके फिर कंप्रेस करके दोबारा वाटर भी तो बना सकते हैं, तो फिर वो फिजिकल और केमिकल बोथ ही हो गए। वाटर में, वाटर को कैसे केमिकल कैसे हो गया? वो फिजिकली हुआ ना, उसकी प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुई ना, यस प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं हुई ना। की वाई की, ये की है आपकी, ये आपने अगर ऑन कर दी, ये मान लो कि मैंने मेटल कंडक्टर यहाँ पे लिया हुआ है, कोई मेटल का पीस लिया हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, जस्ट करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में, उसमें कोई चेंज थोड़ी आ रहा है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तब करंट फ्लो करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहेंगे। यहाँ से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन इस साइड से वापस रिटर्न कर रहे हैं, उसमें कोई केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज तो नहीं हो रहा। ठीक है, ओके, ये उसमें नहीं आएगा आपको तो एनीथिंग। चलो, तो सभी को फिजिकल और केमिकल चेंज क्लियर हुआ? एग्जाम्पल आपने 2 से 4 एग्जाम्पल देनी है, 5 दे दो बस, अच्छा है। केमिकल चेंज क्या होता है ये बताना है, उसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जिसको हम अलग नहीं कर सकते बाय फिजिकल मींस, केमिकली रिएक्ट करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, परमानेंट होता है। दूसरा, अगर हम फिजिकल चेंज में जाएं तो नए सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं उसकी प्रॉपर्टी सेम एज होती है जिसके एग्जिस्टिंग कंपोनेंट से जिससे वो बना हुआ है ना। और क्या कह सकते हैं फिजिकल चेंज में कि उसकी अपीयरेंस लुक चेंज हो जाती है। रिवर्स हम कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग कंडीशन, एनर्जी इवॉल्व और गेन नहीं होती है ना। अच्छा, इसमें होती है ना, आप एसिड बेस में जैसे ये केमिकल रिएक्शन है तो इसमें एनर्जी या तो रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होती है ना, पता है सबको? हेलो यस ठीक है, एसिड एंड बेस में अगर मैं बताऊं तो ये इसका डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसमें हीट रिलीज होती है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको याद रखो आप, दिस इज एन एक्सोथर्मिक। तो यानी कि केमिकल चेंज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हो सकती हैं। एंडो मतलब जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट हो, और एक्सो मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज होती हो। ठीक है, तो ऐसा फिजिकल चेंज में नहीं होता जनरली,
फिजिकल चेंज में कोई एनर्जी इवॉल्व या इवेपोरेट नहीं होती, ठीक है, या ना ही गेन होती है। ओके स्टूडेंट्स, यस यहाँ सर। तक क्लियर सबको? Yes, sir. ओके, तो अब हम कुछ करते हैं आगे। अब हमारे वापस टॉपिक पे आते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स पे। तो कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास है। कंसंट्रेशन सबको क्लियर है? यस सर। यस Yes, sir. टर्म्स, ठीक है। एक तो हमने इसमें पढ़ लिया था मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सर मोल्स वॉल्यूम। क्या होते हैं? बेसिकली What? मोल्स की डेफिनेशन क्या होती है? मोल्स बेटा क्या होते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अगर मैं मोल बताऊं तो मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट के टर्म में बता रहा हूँ आपको। वैसे बहुत सारी टर्म्स होती हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट। अब आप पूछोगे मोलर मास क्या होते हैं ना, यस सर। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक बार यहीं पे रखिए। जब हम ये चैप्टर करेंगे ना, तब आपको सब चीजें बताएंगे। ओके सर। तो एक तो आपके पास ये टर्म है जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। अच्छा, मोलर मास आपको नहीं पढ़ाया गया ना? नो सर। मास, मोलर मास ये नहीं बताया गया। ग्राम एटॉमिक मास, नो सर। ओके, तो ये पहले कैसे आ गया आपके टॉपिक में? ये तो फिर आना ही नहीं चाहिए ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी नहीं हुआ ना आपका, नहीं हुआ ना। इससे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? सर Atoms एटम्स and एंड मॉलिक्यूल्स। Atoms and molecules. एटम्स एंड मॉलिक्यूल। उससे नेक्स्ट फोर्थ कौन सा है? फोर्थ लास्ट। Atom, atomic structure. Atom. ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको कुछ एलिमेंट्स आएंगे जिसके हम बारे में हम डिस्कस करेंगे, मोलर मास वगैरह क्या होता है। चलो, तो आज मैं थोड़ा सा आपको मोलर मास के बारे में, या मास, एटॉमिक मास, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ना। क्योंकि आपको बताना ये जरूरी है नेक्स्ट वाले टॉपिक के लिए। सबसे पहले हम करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, अच्छा, कोई मेरे को अपना वेट बताएगा कितना होता है? वेट को हम कैसे मेजर करते हैं? सर वेइंग मशीन सर। यूनिट्स ऑफ वेट क्या होते हैं? सर केजी। सर किलोग्राम। हाँ, केजी। 1 केजी कितना होता है? 1000 grams. 1000 ग्राम। 1 यस 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, ग्राम क्या है? ऐसा यूनिट तो नहीं है ऐसा सर। यूनिट तो ये है। CJS यूनिट। Yes. 1 ग्राम कितना होता है? 1000 mg. 1000 मिलीग्राम। यस सर। जैसे कि मैंने आपको ये एक स्फीयर दिया, ठीक है, ये एक मेरे पास स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। मैंने इसको वेइंग मशीन से वेट किया और इसका वेट आया मेरे पास से 10 kg से 10 kg। तो मैं इसको 10 kg क्यों बोल रहा हूँ? इसको मैं 1000 kg क्यों नहीं बोल रहा? या इसको मैं 10 किलोमीटर क्यों नहीं बोल रहा? या इसको मैं सर केजी यूनिट है वेट का। हाँ,
ठीक है, तो मैं इसलिए 1000 kg क्यों नहीं? सर क्योंकि अगर उसका वेट 10 kg है तो वो 1000 kg कैसे हो जाएगा सर? वो 10,000 ग्राम्स होगा। 1000 ग्राम होगा, ठीक है, ओके। तो एक चीज और बताइए मेरे को, आई थिंक आपको समझ नहीं आया मेरा क्वेश्चन, या मैं नहीं समझा पाया आपको। से मेरे आपके सामने ये जो लाइन अप्रोक्सीमेटली कितने सेंटीमीटर की होती सर नहीं सर है? 5 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, है ना? तो इसको मैंने 6 किलोमीटर क्यों नहीं बोला, या 6 सर इंच? सर क्योंकि उसका वो हाँ, जो क्योंकि हमने उसको मेजर ही सेंटीमीटर से किया है। सेंटीमीटर से ही क्यों किया है, मीटर से क्यों नहीं, किलोमीटर से क्यों नहीं? क्योंकि सर वो कुछ ज्यादा ही छोटा है सर, तो वो मीटर्स में उसको करने में दिक्कत होती। हम्म। अच्छा, अगर आप करियाना ग्रोसरी की स्टोर पे जाते हो और आपको वैसे बोला जाता है कि आप 1 kg शुगर लेके आओ, और आपने दुकानदार को, शॉपकीपर को बोल दिया कि आप 1 kg शुगर दो, तो वो आपको 1 kg शुगर दे देगा ना वेइंग यस मशीन में, ठीक है। और यही आप अपने बठिंडा में करते हो, यही आप किसी और स्टेट में जाओगे तो भी वहीं पे ऐसे ही होगा, और किसी और कंट्री में जाओगे वहां पर भी ऐसा ही होगा। यस यस सर। सर। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास ये एसआई का मतलब आपने बोला एसआई यूनिट, ये क्या होते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है। कि कहीं पर एक वेट रखा हुआ है, एक स्फीयर रखा हुआ है, जिसको हम सर हम ये प्रोटोटाइप कह बोलते सकते हैं। हैं ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। हाँ, यूनिवर्सल फैक्ट नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ हमने अज्यूम किया हुआ है, यूनिवर्सल यूनिट, ठीक है, जो कि सब जगह एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है, हर जगह पे। अब 1 kg का मीनिंग सभी को पता है, 1 किलोमीटर का मीनिंग सबको पता है, 1 सेंटीमीटर का मीनिंग सबको पता है। हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते हैं छोटे बड़े यूनिट में, ठीक है। जैसे मीटर एक ऐसा यूनिट, ठीक है। और हम अपने डिस्टेंस पे, अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा हम किलोमीटर में देखेंगे, स्मॉल होगा तो हम इसको सेंटीमीटर, या इससे भी स्मॉल होगा तो हम इसको मिलीमीटर या mm में रीड करेंगे, ठीक है, समझे? क्यों भाई, यस सर। ये बात आई सबको समझ में? यस ठीक है। सर। अब मेरे को आप Yes, ये sir. बताइए कि एटम, एटम कितना बड़ा होता है, ये कितना बड़ा होता है एटम? सर तो बहुत छोटा होता है। क्या आप अपने डेली लाइफ में इसका यूज कर सकते हो कि जी इसमें जी ये एटम दे दो, इतने एटम काउंट कर लो, नहीं या सर। इतने एटम, नो सर। है ना? हम इसको नेक आई से भी नहीं देख सकते, यस सर। ठीक है। तो उसका मास कैसे मेजर करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। तो हमने क्या कहा, हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया, ठीक है। एटॉमिक मास सिंपल हम बोल सकते हैं मास ऑफ सर वन। अगर हम वो चीज को देख ही नहीं सकते तो हम उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट कैसे अज्यूम कर लेंगे? हाँ, बस ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अभी आप सुनते जाओ कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जैसे कि मैंने मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम लेना है, ठीक है, या फिर मास ऑफ 1 सोडियम एटम लेना है, ठीक है, या मास ऑफ एन सल्फर एटम लेना है, तो हम किसके साथ कंपेयर करें, है ना? जैसे कि हमने केजी को कंपेयर किया, जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये कौन है भाई, दर्शन है कोई? यस सर। हाँ, दर्शन का वेट है मान लेते हैं 40 kg। कैसे पता लगा हमें? भाई उसने कंपेयर किया होगा ना, वेइंग मशीन पे गए होंगे, ठीक है, तो वहां पे उसने बता दिया कि 40 kg उनका वेट, ठीक है। किसके साथ कंपेयर? अगर मान लो कि आजकल जो कंप्यूटराइज जो
वेइंग मशीन है, अगर वो ना हो तो हम कैसे करेंगे वेट? सर वो तौलने वाला आता है। हाँ, तराजू से ऐसा कुछ होता है ना वो। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। सर तकड़ी। तकड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको बैठा देंगे, कोई भी हो जिसका वेट करना है, ठीक है। अब देख लो, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे 1 kg के स्फीयर रख देंगे। जब 40 स्फीयर हो जाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगी, यस और नो? क्यों भाई? तभी हम बोलेंगे ना। तो हमने इन एक स्फीयर को, इसको क्या बोला हुआ है, एक स्टैंडर्ड यूनिट माना हुआ है। क्या माना हुआ है? स्टैंडर्ड। इसके कंपेयर में हम करते हैं कि उसका वेट कितना है, उसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है, सभी का वेट है ना। वेट का यूनिट ये हो गया, ऐसे किलोमीटर में, ऐसे मीटर में, है ना, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तब भी हम करते हैं। जैसे कि ए पर्सन है, उसका वेट है 20 kg, ओ 20 तो बहुत कम हो गया, 40 kg। और बी पर्सन है, इसका वेट है 80 kg। तो आप क्या बोलोगे? बी इज 2 times देन ए, यस और नो? तो भाई सही बोल रहा हूँ ना? है ना। कैसे करेंगे? B by A, 80 by 40, kg by kg, ठीक है। अभी आएगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक का वेट दूसरे के साथ कंपेयर, ठीक है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट मान लेते हैं, जैसे कि हमने 1 kg को स्टैंडर्ड यूनिट माना, इसीलिए हमने क्या कहा कि हम भी एक एटम का वेट करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड यूनिट मानेंगे। और वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? वो स्टैंडर्ड यूनिट है 1/12 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। क्या है? 1/12 पार्ट ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। अब हमने ये C12 भी क्यों लिया ऐसा? क्यों? सर मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है सर कि हमें कार्बन के भी एटम के बारे में थोड़ी पता कि उसका एग्जैक्ट क्या है। ये तो पूरा अजम्पशन पे चल रहा है सर। हाँ, तो ये अज्यूम किया गया ना बेटा। तो साइंस में थोड़ी कुछ एज्यूम होता है सर। मास तो अज्यूम कर सकते हैं ना, मास तो कर सकते हैं ना अज्यूम। ओके सर। ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि से ये x टाइम्स क्या है, x टाइम्स, इसको मैं दूसरी इंक से लिख रहा हूँ, x टाइम, कि वो एटम कौन सा, ऑक्सीजन, सोडियम या सल्फर, जिसका मास कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एटम जिसका मास हम कंपेयर कर रहे हैं, वो कितने टाइम्स है इस स्टैंडर्ड यूनिट्स के। जैसे कि हमने कहा कि ये 40 टाइम्स है, ए पर्सन 40 टाइम्स है किसके, 1 kg के, यस और नो? यस सर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट था 1 यस kg। सर। ये कितने टाइम्स था, 40। तो हमने बोल दिया ए का मास कितना है, 40 kg, और kg हमारा एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। समझ आया सबको? एक स्टैंडर्ड यूनिट। ऐसा ही ये हमारा एक हमने अज्यूम कर लिया कि हम आज से इसको क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा ना हमने स्टैंडर्ड, कि हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AMU। क्या बोलते हैं? AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। क्या बोलते हैं?
एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट क्या हो गया, 1/12 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। क्लियर सबको? सर C12 ही क्यों लिया? हाँ, इसका मैं बता रहा था आपको, C12 ही क्यों लिया, क्योंकि सबसे पहले जो लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। यस और नो? यस सर। तो पहले उसको देखा गया, उसका मास कंपेयर किया गया बाकी एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। जो एक्स की वैल्यू आ रही थी, है ना, एक्स की जो वैल्यू आ रही थी वो बहुत ज्यादा फ्रैक्शन में आ रही थी, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन का मतलब P/Q फॉर्म में, ठीक है। तो हमें याद करने में डिफिकल्टी हुई। हाइड्रोजन लिया गया, हीलियम ली गई, कार्बन और भी कंपाउंड लिए गए। तो जब हमने तो सर मतलब अगर हमें 1/2 ऑफ C12 जो रहेगा उसको करके बस हमें वो वाले एटॉमिक मास के साथ उसके कंपेयर करना है। हाँ, उसको हमने कंपेयर करना है उसके साथ, उसको देखना है ये कितने टाइम से। सर आप एक क्वेश्चन करके एग्जांपल दे सकते हो क्या यहाँ पर? हाँ, एग्जांपल ही दे रहा हूँ ना, एग्जांपल ही दे रहा हूँ, पहले ये समझ तो लें। तो ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट, ये मान लिया सबने जैसे केजी बना हुआ है, ठीक है, ओके। अब Yes, मैं sir. निकाल, अब ये आंसर कितना आया, आंसर ये एक्स की वैल्यू कितनी आई। ऑक्सीजन के लिए मास ऑफ ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन एटम, ये कितना आया, 16 AMU, 16 AMU, ठीक है। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, ये कितना आया, 14 AMU, ठीक है। समझ आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। मास ऑफ 1 सल्फर एटम, ये कितना आया, 32 AMU। 10 मिनट वेट करो, 5 प्लस, ठीक है। सबको आ गया समझ में? यस ठीक है। सर। तो हमारे पास AMU क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, क्या हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट। तो हम मास ऑफ 1 एटम को AMU में मेजर करते हैं। और कल की क्लास में हम ये देखेंगे कि हमारे जो एडवांस साइंटिस्ट हैं उन्होंने AMU की वैल्यू भी निकाल ली कि AMU की वैल्यू कितनी हो, ठीक है बेटा। तो वो हम कल की क्लास में करेंगे, ओके। ओके सर। ओके सर। ओके बाय, ओके बाय। थैंक यू सर।